ओके, नमस्कार एवरीवन। आई होप बढ़िया चल रहा होगा जीवन, सही से चल रहा होगा, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे आप लोग। सो न्यूज़पेपर डिस्कशन कर रहे हैं आज हम। द टॉपिक जो आज इसमें प्राइमरली हम लोग फोकस करेंगे, दो टॉपिक हैं दोस्त, इलेक्टोरल बॉन्ड और एमएसपी। अपार्ट फ्रॉम दैट सैटेलाइट का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आया है, वो हम देखेंगे। और फिर से पुनः हम बताएंगे कि न्यूज़पेपर आपको कैसे पढ़ना है। 30 मिनट्स डेली, उससे ज़्यादा अखबार को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 30 मिनट्स में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। उससे ज़्यादा अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब या तो आप पूरी तैयारी कर रहे हैं, फुल टाइम आप एस्पिरेंट हैं, और आप इफेक्टिवली न्यूज़पेपर फॉर बीपीएससी नहीं पढ़ पा रहे हैं। उद्देश्य क्या है हमारा? बीपीएससी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना उद्देश्य है, ठीक है, और किसी परीक्षा के लिए नहीं। बीपीएससी के लिए हमको इफेक्टिवली न्यूज़पेपर पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये कह रहा है ग्रीन लाइट टू बिग टिकट परचेजेस इन डिफेंस। डिफेंस में ये हमको कह रहा है कि डिफेंस में कुछ प्रोक्योरमेंट होना है। माई मेन कंसर्न इज हु इज द अथॉरिटी जो डिफेंस में प्रोक्योरमेंट करता है। द अथॉरिटी इज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हेडेड बाय हुम? डिफेंस मिनिस्टर। रिमेंबर दिस, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज हेडेड बाय हुम? डिफेंस मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की नेतृत्व में नहीं हेड किया जाता है, डिफेंस मिनिस्टर के नेतृत्व में हेड किया जाता है। इज अमॉन्ग द टॉप बॉडीज ऑफ क्लियरिंग मेजर कैपिटल एक्विजिशन फॉर डिफेंस। मतलब डिफेंस में जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं उसको क्लियर करने की अथॉरिटी किसकी है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की, जिसको हेड कौन करते हैं? डिफेंस मिनिस्टर। हु इज द डिफेंस मिनिस्टर? कमेंट डाउन, ठीक है। देन आफ्टर ऑल भी कुछ भी नहीं है इसमें। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट पेज। सिमिलरली उसमें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं ये वाला पॉइंट किस चीज़ से संबंधित है। लेट्स मूव अहेड टू द न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ जो, हाँ, एक न्यूज़ है अगेन। कह रहा है पीएम स्कीम हैज़ पुट एंड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। कौन सा पीएम का स्कीम है ऐसा जिसने कर दिया है? तो ये पीएम स्वनिधि स्कीम की बात कर रहा है। आप देखेंगे दिस इज टॉकिंग अबाउट विच स्कीम? पीएम स्वनिधि स्कीम। Exploitation of street vendors and workers has stopped under PM नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग, महुआ कह रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो यूनियन मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, वो कह रहे हैं किस स्कीम ने स्ट्रीट वेंडर्स को एम्पावर किया है? दैट इज पीएम स्वनिधि। रफली एक डेटा है, ठीक है, मेंस में याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज प्रीलिम्स के लिए फैक्ट क्या है? पीएम स्वनिधि इज रिलेटेड टू एम्पावरमेंट ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। और बाकी ये डेटा आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आप मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करें या लेस एम्पावर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करें, तो हाउ दिस गवर्नमेंट इज एम्पावरिंग देम, इसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये वाला टॉपिक कहाँ यूज़ हो सकता है? लेट मी राइट इट डाउन। दिस यू कैन यूज़ इन इकोनॉमी के आंसर्स में, दिस यू कैन यूज़ इन योर एसे के आंसर्स में, दिस यू कैन ऑल्सो यूज़ इन, हाँ ठीक है, मोस्टली इसी दो आंसर्स में आप यूज़ कर सकते हो। डेमोग्राफिक में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, एम्पावरमेंट ऑफ डेमोग्राफिक टाइप में, उसमें भी आप इन टॉपिक्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो जो भी अखबार पढ़ो इस तरह से ध्यान दे के पढ़ो कि इस चीज़ को कहाँ चिपकाया जा सकता है। अपना उद्देश्य ये होना चाहिए, अपना उद्देश्य नॉलेज बढ़ाना नहीं होना चाहिए दोस्त। अपना उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको कहाँ चिपकाएंगे। ठीक है, पीएम सूर्य घर, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, टीचर के लिए भी कुछ छोड़ देना है, सब कुछ खुद नहीं करना है। अगर क्लासेस ले रखे हो तो सब कुछ खुद मत करो, हम वापस से कहते हैं। सब खुद कर लोगे तो वाई इज देयर नीड ऑफ यू गेटिंग योर सेल्फ एनरोल्ड इन एनी क्लासेस, है ना। तो मास्टर लोग के लिए भी कुछ छोड़िए, सब अपने पढ़ लीजिएगा तो दिक्कतें है होगा, ठीक है। कह रहा है इसरोज नॉटी बॉय रॉकेट टू लॉन्च इंडियाज लेटेस्ट वेदर सैटेलाइट। सो अगेन इसको थोड़ा समझते हैं। ये लॉन्च व्हीकल है जिसमें हम आपको बताए हैं, अगर आपने मेंस की क्लासेस कर रखी हैं तो PSLV GSLV इस तरह के लॉन्च व्हीकल्स होते हैं। तो इस लॉन्च व्हीकल का नाम इन्होंने दिया है नॉटी बॉय, निक नेम है। और ये लॉन्च व्हीकल बहुत सारे सैटेलाइट्स, बहुत सारे रॉकेट्स को छोड़ता रहता है, ठीक है। विच इज दिस लॉन्च व्हीकल? दिस लॉन्च व्हीकल इज GSLV F14। GSLV F14 को ये नॉटी व्हीकल, नॉटी बॉय कह के पुकार रहे हैं। GSLV F14 क्या करेगा? मीट्रोलॉजिकल सैटेलाइट इनसैट 3DS को लॉन्च करेगा आजकल में, जब भी लॉन्च कर दे। And again, after the successful mission, successful launches of this meteorological satellite into the orbit,
दिस GSLV F14 विल अगेन लॉन्च निसार, अभी नहीं, दिसंबर में जब भी लॉन्च करे, शेड्यूल्ड है लेटर दिस ईयर। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार, निसार क्या है? निसार नासा और इसरो का एक जॉइंट वेंचर है। ये किससे लॉन्च होगा? GSLV F14 से लॉन्च होगा, जिसको नॉटी बॉय भी कहते हैं, निकनेम है। निसार क्या करेगा? निसार एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। दिस विल मैप द इंटायर ग्लोब इन 12 डेज, पूरे दुनिया की चक्कर 12 दिन में लगा देगा, मैप कर देगा। और ये डेटा फॉर अंडरस्टैंडिंग चेंजेस इन अर्थ इकोसिस्टम, आइस मास, सी लेवल राइज एंड नेचुरल हैजार्ड सच एज अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे दोस्त, क्यों इसको नॉटी बॉय कहते हैं आप यहाँ से समझ पाओगे। 15 लॉन्च किए हैं GSLV से हमने अभी तक, जिसमें से 4 of 15 लॉन्चेस हैज़ बीन अनसक्सेसफुल। वेयर एज अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 3 लॉन्चेस PSLV से अनसक्सेसफुल हुए हैं आउट ऑफ 60 मिशंस, और LMV में तो शायद कोई फेल ही नहीं हुआ है, 7 में से कोई फेल नहीं हुआ है। तो इसलिए इसको नॉटी बॉय कह रहे हैं कि GSLV वाले में 15 में से 4 लॉन्चेस जो हैं वो फेल रह गए हैं, ठीक है। इसके बाद एक कार्टोसेट के बारे में मुझे बताना है, कार्टोसेट 2, ठीक है। कह रहा है कि कार्टो सेट 2 जो था, एक ऐसा सैटेलाइट था जिसमें कि हम और इमेज रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन इमेज सैटेलाइट प्राइमरली यूज्ड फॉर अर्बन प्लानिंग। कार्टोसैट जो सैटेलाइट है दैट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर अर्बन प्लानिंग। कैसे? हाई रेजोल्यूशन का सैटेलाइट है। ये कार्टोसैट 2 की बात है, जो कि पुरानी बात है। कार्टोसैट 2 एक पुराना सैटेलाइट है। अभी ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि अभी इसको हमको क्या करना है, ये बाय बाय कह रहा है, इसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है और इसको हमको डिसइंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब इससे जो समस्या एक आ रही है दोस्त, ये जो डिसइंटीग्रेशन वाली जो पार्ट है, उससे जो समस्या आ रही है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, विद द स्काइज बिकमिंग मोर क्राउडेड ड्यू टू एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स। ये आप किस में लिखेंगे? ये जब आप न्यू स्पेस पॉलिसी 2023 पढ़ेंगे, तो जिसमें हमने आपको बताया है कि प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो गई है, तो उसका एक ड्रॉबैक है यहाँ पे। इसके लिए हमको रेगुलेशन करने की ज़रूरत है। विद द स्काइज बिकमिंग मोर क्राउडेड ड्यू टू एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, experts are worried about an increasing threat from space debris, which poses a collision risk for satellites, especially in lower Earth orbit. मतलब चूंकि न्यू प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो गई है, तो देयर विल बी मोर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इनटू द ऑर्बिट। सैटेलाइट्स इनटू द ऑर्बिट में कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक बार जब सैटेलाइट बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाएगा, तो जो सैटेलाइट का जीवन ख़त्म हो गया है, हमने आपको बताया था, उसको ख़त्म करने का, उसको उस ऑर्बिट से हटाने के 2 तरीके हैं। या तो हम उसको प्रपल्शन देके और फ्यूल देके उसको उस ऑर्बिट से बाहर कर दें, या उसको फ्री फॉल करवा दें अर्थ की ग्रेविटी में, जिससे कि वो जल के खुद ही राख हो जाए। जब वो जल के आता होगा, और चूंकि देयर विल बी मोर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, मोर नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट, इन द ऑर्बिट, तो वो किसी से टकरा सकता है। इसके लिए हमको एक फुल्ली रेगुलेशन लाने की ज़रूरत है, और इसी को डेब्री कहते हैं। डेब्री मतलब ऐसे सैटेलाइट्स जिनका जीवन ख़त्म हो चुका है। आई होप हम लोग इसमें क्लियर हैं। तो ये टॉपिक मेंस का है, मेंस में आप इसको ऐड करेंगे। ये वाला ठीक है, प्रीलिम्स में आप इसको पढ़ सकते हैं, कार्टोसेट क्या होता है। ये वाला भी प्रीलिम्स में है आपका, और ये पॉइंट आपके मेंस में आ जाएगा कि विच इज़ मतलब राइट नाउ हम GSLV से लॉन्च तो कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट एज रिलायबल एज PSLV। हमको अपनी एक्सपर्टीज उसमें बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। दिस इज़ वे फॉरवर्ड। जब हम भी सैटेलाइट के आंसर्स लिख रहे होंगे या स्पेस का आंसर लिख रहे होंगे, तो ये वाला पॉइंट वे फॉरवर्ड में आएगा, हमारे कंक्लूजन वाले पैरा में आएगा, ठीक है। आई होप हम लोग ठीक हैं, इस बात पे हम लोग, हमारी समझ हो चुकी है। नथिंग मोर, नथिंग टू बी डिस्कस्ड। जयंत भाई ठीक है, बीजेपी में चले गए तो गए, नॉट मच। MSP पॉलिसी, ठीक है, MSP के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये कह रहा है, ये आदमी लग रहा है कि MSP के फेवर में बात कर रहा है, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पढ़ना पढ़ लीजिएगा। MSP के फेवर में कुछ बातें हैं, कुछ MSP के अगेंस्ट भी बातें हैं कि मार्केट को डिस्टॉर्ट करेगा, ये सारी कहानी है। हाउएवर MSP पे लेक्चर आपको मिल गया होगा, आई एम अज्यूमिंग, लेकिन अगर नहीं भी मिला है तो लेट अस टेक सम फैक्ट्स फ्रॉम हियर। ये भाई साहब कह रहे हैं कि MSP होता क्या है। MSP कह रहा है, दीज आर
द फुल फॉर्म इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस. रिमेंबर दिस. विच सपोर्ट प्राइस? मिनिमम सपोर्ट प्राइस. अभी जो फार्मर्स एजिटेशन कर रहे हैं किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? लीगलाइजेशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस. आप कहेंगे सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिल ही रहा है, गवर्नमेंट इज ऑलरेडी गिविंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सो वाई आर दे अगेन ऑन द रोड? तो ये कह रहे हैं मेक इट लीगलाइज. ठीक है. सो द लीगल गारंटी फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज व्हाट दे आर looking for. What is MSP? MSP is a simple mechanism to ensure the price stability of essential agriculture commodities. ये कह रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस होता है कि जितना मेरे को उस क्रॉप को उगाने में खर्चा लगा है उतना पैसा सरकार हमको गारंटी दे दे कि हमको देगी, हमको उसके बदले देगी. क्या ये अपना सारा अनाज सरकार को बेचना चाहते हैं एमएसपी पे? नहीं. एमएसपी पे वही पैसा ये सरकार को बेचना चाहते हैं जो मार्केट में नहीं बिका. क्या मार्केट एमएसपी पे ऑपरेट करता है? भी ये क्यों चाहते हैं एमएसपी जैसा कुछ इनके जीवन में हो? क्योंकि हो सकता है मार्केट को, अगर बिग प्लेयर्स हैं, मार्केट को डिस्टॉर्ट कर लें और जो डिमांड सप्लाई का कर्व है उसके हिसाब से जो दाम हो उस क्रॉप का वो जितना पैसा, जितना उनका लागत लगा है उससे भी कम आ जाए. अगर मान लो हमको 1 किलो दाल उगाने में 100 रुपया लगा है, ठीक है, और विद द बिग प्लेयर्स इन द मार्केट देर आर हाई चांसेस कि डिमांड सप्लाई कर्व को डिस्टॉर्ट कर दिया जाए और 1 किलो दाल का दाम 50 रुपया कर दिया जाए डिमांड सप्लाई कर्व से. मार्केट इसको डिटरमाइन कर ले. किसान का तो लागत लगा है 100 रुपया, किसान चाह रहा है यही 100 रुपया हमको सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस के दाम पे दे दे. हाउएवर जब आप वो पढ़ेंगे कि स्वामीनाथन जी की कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था या उन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया था, क्या थे, तो उनका कहना था कि जो दाम लगा है, जो लागत लगी है प्लस 50% अबव, दिस शुड बी द एमएसपी. किसान अभी कह रहे हैं कि जब मिनिमम प्राइस हमको दे दीजिए आप. ठीक है. सिमिलरली ये भाई साहब कहते हैं, सिमिलरली जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और एमजी नरेगा एक्ट आया था तो भी सरकार को लग रहा था कि उनका एक्सचेकर खाली हो जाएगा, उनके सारे पैसे चले जाएंगे. हाउएवर ये उल्टा साबित हुआ है. इसने जीडीपी को ग्रोथ करने में ही मदद की है. जीडीपी आपने पढ़ा होगा C+I+G+NX. ये जी बढ़ा दो, ये जी बढ़ाने से आई बढ़ जाएगा. ठीक है. NX तो ठीक है नेगेटिव में रहता है और ये कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा. जैसे ही आप एमएसपी देंगे किसान को, किसान के हाथ में आ गया पैसा, पैसा आ गया, वो कंजम्पशन बढ़ाएगा. अगर सेविंग्स होगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा. तो एज अ रिजल्ट जीडीपी बढ़ेगा. आपको पता ही है सी कितना पार्ट फॉर्म करता है, 50% ऑफ, ऑलमोस्ट 50% ऑफ व्हाट वी आर आवर जीडीपी इज. जीडीपी का 50% कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूट करता है. कुछ और है. लुक, a guaranteed MSP may not solve the farmer's problem, but it offers a good opportunity to rectify the imbalance in the MSP and procurement system. कुछ और. Look, however, it is unfair to treat the cost of procuring rice and wheat as cost of MSP. In fact, all of it is a subsidy to the consumer and not farmer. But then this is a commitment by the government under National Food Security Act and is necessary irrespective of MSP guarantee. और कुछ मुझे बताना है. Look, this is the most important line of this complete जो भी आर्टिकल है. कह रहा द बिलीफ दैट गारंटी टू इम्प्लीमेंट एमएसपी वुड मीन दैट गवर्नमेंट विल हैव टू प्रोक्योर ऑल द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज अ पॉलिसी. कह रहा है कि अगर सरकार गारंटी दे देती है एमएसपी का तो इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार को सारा का सारा अनाज, सारा का सारा उत्पाद खरीदना पड़ेगा. ये गलत नोशन पैदा किया जा रहा है. क्यों? क्योंकि ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ प्रोड्यूस इज अवेलेबल इन द मार्केट, जनरली रेफर टू एज मार्केटेबल सरप्लस. मतलब मार्केटेबल सरप्लस जो है सिर्फ एक फ्रैक्शन है ऑफ द टोटल प्रोड्यूस. और दूसरा, इवन इन द केस ऑफ मार्केटेबल सरप्लस गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज ओनली नीडेड इन द केस मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज लोअर देन एमएसपी. मतलब अगर मान लो कि मैं बेचने आया और मार्केट में उसका दाम मेरा जो उत्पादन का खर्चा है उससे कम हुआ, तभी मुझे सरकार से एमएसपी की गारंटी के लिए इंटरवेंशन की ज़रूरत है. अगर एमएसपी से मेरा जो लागत लगा है उससे ज़्यादा दाम हमको बाजार में मिल रहा है तो हम सरकार को काहे बेचें भाई. ठीक है. इस तरह से ये भाई साहब इतनी बात कर रहे हैं. इससे रिलेटेड एक और आर्टिकल है, वो एक्सप्लेन पढ़ना में, वो मैं डिस्कस करूँगा. फिर मैं ऊपर आऊँगा, इलेक्टोरल बॉन्ड वाली कहानी खत्म करके फिर टाटा बाय बाय हो जाएगा. ठीक है. तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है.
कह रहा है कि स्वामीनाथन पैनल ने क्या रिकमेंड किया या क्या कहा। तो देखो बाबू, स्वामीनाथन पैनल कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। उनके अंडर में नेतृत्व में एक पैनल बनाया गया, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स अंडर प्रोफेसर स्वामीनाथन। इसमें और भी लोग थे। ये 10 पॉइंट ऑफ रेफरेंस दिया गया था। इसमें इन भाई साहब ने क्या कहा? इन्होंने ये नहीं कहा डिड नॉट रिकमेंड द फिक्सिंग ऑफ एमएसपी ऑन C2 प्लस 50%। लोग, जैसे मैं भी आपको बता के चला गया कि इन्होंने कहा कि जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है प्लस 50% उसके ऊपर उसको फिक्स कीजिए एमएसपी में। ये कह रहे हैं नहीं, ही डिड नॉट रिकमेंडेड दिस इन द सेकेंड रिपोर्ट। एंड उसने कहीं तो कहा है यार, ठीक है कोई बात नहीं। टू रिकमेंडेशन रिलेशन टू फर्स्ट डिले, हाँ इनका कहना है व्हाट डिड ही से, किसान अभी कह रहे हैं कि स्वामीनाथन जी ने कहा था कि एमएसपी क्या होना चाहिए, जितना मेरा लागत लगा है प्लस 50% एक्स्ट्रा उस पर। हाउएवर दिस न्यूज़पेपर सेज कि नहीं, ऐसा नहीं कहा गया था। स्वामीनाथन जी ने कहा था कि डिले इन इशू ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस पार्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ खरीफ क्रॉप नीड्स टू बी अवॉइडेड। मतलब एमएसपी को फिक्स किया जाए, कैसे किया जाए, कितना किया जाए, उस पर मैं अभी नहीं आ रहा हूँ। एमएसपी शुड बी फिक्स्ड। इसका डिले जो है खरीफ क्रॉप के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमएसपी अक्रॉस रीजन नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। ये कह रहा है कि एमएसपी हर रीजन के लिए इम्प्रूव होना चाहिए, कह रहा है। अब तुम बताओ कि एक्चुअल लागत जो होगी, जैसे मुझे 1 किलो दाल उगाने में, मैं पंजाब का अगर किसान हूँ मुझे हो सकता है 100 रुपये लगे, अगर मैं बिहार का किसान हूँ मुझे हो सकता है कि 150 रुपये लगे। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी टेकन एज वेटेड एवरेज ऑफ किसान का, पंजाब का किसान प्लस बिहार का किसान प्लस झारखंड का किसान प्लस तमिलनाडु का किसान, इस तरह से, ठीक है। तो कौन रिकमेंड करता है एमएसपी? एमएसपी इज रिकमेंडेड बाय कमीशन ऑन CACP. The cost of it is not easy to decide the cost of production. The cost of production of the same crops varies between same region, जो मैंने आपको बताया. The CACP recommends the MSP on the basis of weighted average cost of production in states, giving consideration to the variability of cost of production, taking into account also the factors of production. ठीक है, सारी कहानी होगी। क्या कह रहा है? CACP एमएसपी डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे लेते हैं? वेटेड एवरेज लेके, ठीक है। फेयर इनफ, ठीक है। अब ये देखो, एक सोरा है। सोरा कौन है? ओपन एआई का ब्रेक थ्रू है। वो कहता है आप टेक्स्ट दो, हम वीडियो बनाएंगे, तुम हमें टेक्स्ट लिखो, जैसे चैट जीपीटी करते हो। अब तो चैट जीपीटी 4.0 आ गया है। तो चैट जीपीटी में लिखते हैं, चैट जीपीटी मेक मी ए प्रेजेंटेशन ऑफ 10 स्लाइड्स ऑन एनीथिंग, लेट्स से ऑन एमएसपी। आज ही जाके सर्च करना चैट जीपीटी पे, उस पर लिखना कि मेक मी ए प्रेजेंटेशन ऑफ 10 स्लाइड्स ऑन एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो आपको स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3 करके देगा, लिख के देगा। स्लाइड 1 में ये डालेगा, स्लाइड 2 में ये डालेगा। फिर तुरंत नो रिफाइन द कंटेंट, और देगा नो राइट इन अ लूसिड वे, कुछ आप उसको चेंज करते बोलो, इस तरह से वो आपको कंटेंट दे देगा। फिर अभी मैं रिसेंटली कर रहा था, मुझे कोई प्रेजेंटेशन बनानी थी। वो स्लाइड्स तो दे रहा है मुझको, स्लाइड 1 का कंटेंट दे रहा है, स्लाइड 2 का कंटेंट दे रहा है, लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं बना रहा है। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कि वो प्रेजेंटेशन भी बना देगा। उससे VBA कोड मांग लो प्रेजेंटेशन का, विजुअल बेसिक्स कोड होता है कुछ प्रेजेंटेशन का, वो मांगा मैंने और उसको पावर पॉइंट में जाके पेस्ट किया, उसको रन कराया, वो प्रॉपर PPT बना के मुझको दे दिया उसने। आई वाज शॉक्ड। सो आप सोरा जान लो। सोरा क्या है? सोरा है टेक्स्ट टू वीडियो फॉर्म में आपको कर देगा। ओपन एआई का प्लेटफॉर्म है। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ ये वाले कहानी पे, सुप्रीम कोर्ट की कहानी पे डिस्कशन कर लेता हूँ। आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट व्हाट दिस आर्टिकल इज सेइंग मी। मैं आपको बेसिक बातें बता देता हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड की। इसको हमको कम करने दीजिए, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कह दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड जो आया था वो 3 आर्टिकल्स, 3 एक्ट्स में अमेंडमेंट करके आया था। पहला एक्ट क्या था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। दूसरा एक्ट क्या था? कंपनीज एक्ट। और तीसरा एक्ट क्या था दोस्त? इनकम टैक्स एक्ट। इन तीनों एक्ट में अमेंडमेंट करके इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया था। आरपी में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 29C में किया था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, दैट रिक्वायरमेंट ऑफ मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
इनकम टैक्स एक्ट में 13B में उसने अमेंडमेंट किया था कि सिर्फ 2000 के कैश डिनोमिनेशन में आप डोनेशन एक्सेप्ट करेंगे, बाकी चेक्स में, बैंक ड्राफ्ट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। और कंपनीज एक्ट में कहा था कि पहले सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज अपने प्रॉफिट का 7.5%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे सकती हैं। हाउ एवर अब उन्होंने कर दिया कि नहीं, लॉस मेकिंग कंपनीज भी दे सकती हैं। तो इन सारे चीज़ों को किसके वॉयलेशन में, किन चीज़ों के वॉयलेटिव पाया गया जिससे इसको नल एंड वॉइड किया गया। So this electoral bond and the amendment made in these three acts were found to be violative of fundamental rights. Fundamental right to information, RTI का violative पाया गया, which act under Article 19(1)(a) and right to equality under Article 14। ठीक है, क्या कहा मैंने, इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे आया, 3 एक्ट्स में अमेंडमेंट करके आया। वो 3 एक्ट अपन को जानने चाहिए, उसके अंदर क्या अमेंडमेंट हुआ भले मत जानो, लेकिन वो 3 एक्ट के नाम जान लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, कंपनीज एक्ट और IT एक्ट। इन तीनों में कुछ कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। वो अमेंडमेंट्स क्या पाए गए, वो अमेंडमेंट्स पाए गए कि वो वायलेटिव हैं। किसके वायलेटिव्स हैं? फंडामेंटल राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) एंड राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 के वायलेटिव हैं। ठीक है, अब ये कहा गया है कि 12 अप्रैल से इशू करना बंद करो, तो ये सब ठीक है। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि ये जो तरीके हैं, दिस इज फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो बातें हमने की हैं, मेंस के लिए आपको पता होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टिव मीन्स टेस्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये सारी चीज़ें आप अगर पढ़ लोगे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं पढ़ोगे तो भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, इससे ज़्यादा न्यूज़पेपर में आज कुछ मत पढ़ना। अगर MSP ज़्यादा समझ में नहीं आए तो भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेट योर टीचर वर्क फॉर यू, क्योंकि अभी आपको MSP दिखेगा। जब तक ये किसान का प्रोटेस्ट होता रहेगा तब तक आपको MSP पे बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, बहुत सारा डेटा मिलेगा, आपको हर चीज़ अपने कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। वी शैल वर्क फॉर यू, वी मतलब हम आपके जो टीचर्स हैं वो आपके लिए काम करेंगे। वो आपको बताएंगे व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, व्हाट नीड्स टू बी रिटन इन योर नोट्स, वो क्या आपके नोट्स में नहीं होना चाहिए। सिमिलरली फॉर इलेक्टोरल बॉन्ड आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट्स थे वो मैंने आपको यहाँ दे दिए हैं। जो मेंस में जिसको लाएगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो चर्चा करेंगे, वेदर दिस इज़ अ गुड मूव और बैड मूव। कुछ लोग कहते हैं कि बुरा मूव है इलेक्टोरल बॉन्ड को नल एंड वॉइड करना। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि हम 5 साल पहले वापस से आ गए। इस तरह की बातें जो भी हैं वो सारी चर्चाएं भी हम करेंगे कब, अपने मेंस के क्लास में। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ लो। अभी अखबार को 30 मिनट से ज़्यादा मत देना। अगर 30 मिनट से ज़्यादा दे रहे हो, 35-40 ठीक है, 1 घंटा जैसे टच कर रहे हो दोस्त, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, उस टाइम में ऐसे पढ़ लो। ठीक है, मेंस के लिए। और प्रीलिम्स के लिए जो बच्चे चिंता कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए चिंता मत करो। वी आर कमिंग विथ अ क्वेश्चन बैंक ऑफ प्रीलिम्स, होपफुली जल्दी ही उसको रिलीज़ किया जाएगा। वी आर वर्किंग ऑन दिस, द होल टीम। ठीक है, ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल। मिलते हैं कभी और किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, है ना।